हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर दोबारा रिट की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं और आपके लिए रिट के लिए मेथड के जो क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके रिट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और साथ में इन क्वेश्चनों में से मानो कि एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, तो थोड़ा सा हम इसको डिटेल से देखते हुए चलेंगे। तो चलो अब आज हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है, अब देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि बुनियादी शिक्षा, पहला क्वेश्चन क्या है इसका कि बुनियादी शिक्षा के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या लिखा है कि बुनियादी शिक्षा जो है उसके संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखो इसका 1937 में इसका प्रवर्तन डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किया। सबसे पहले ऑप्शन गलत आ गया। बुनियादी शिक्षा जो है क्या है, बुनियादी शिक्षा जो है ना, इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। इसका मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन है जो, ये गलत ऑप्शन है ये। दूसरा क्या है, इसमें 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान था, ये बिल्कुल सही है। तीसरा, उस समय सामाजिक ज्ञान, इसमें जो सामाजिक ज्ञान है उसके अंदर कौन कौन से विषयों को शामिल किया गया, उसके अंदर है उस समय सामाजिक ज्ञान के अंदर इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। और मेन जो ये सामाजिक विज्ञान के लिए है, इसलिए आज का जो वीडियो है ये एसएसटी वाले बच्चों के लिए भी और साइंस वाले बच्चों के लिए कॉमन क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से मेथड के जो हैं वो मैंने आज बनाए हैं। तो दोनों ही सब्जेक्ट के बच्चे इसको आराम से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें चौथा ऑप्शन जो है, भारतीय शिक्षा जगत में सामाजिक अध्ययन का विषय सर्वप्रथम प्रयोग बुनियादी शिक्षा में हुआ, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसका मतलब बुनियादी शिक्षा के बारे में आपको मेन ये 3 बातें याद रखनी है और ये 3 बातें अगर याद रखोगे, बुनियादी शिक्षा में याद करने वाले ये 3-4 पॉइंट ये बस, और ये मैंने इस क्वेश्चन में लिख दिया आपको। तो बुनियादी शिक्षा में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है, महात्मा गांधी है। दूसरा क्या है, इसमें किस वर्ष के बालकों को शामिल किया गया, और एग्जाम में पीछे क्वेश्चन भी आया इसमें, बुनियादी शिक्षा में कितने वर्ष तक के बालकों को शामिल किया गया। तो यहाँ उम्र कितनी है, 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों के लिए हैं, जिनकी हम बात आजकल करते हैं आरटी के अंदर करते हैं 6 से लेकर 14 तक। उस टाइम 7 से 14 तक के लिए बात हुई थी। इसमें बुनियादी शिक्षा में महात्मा गांधी के द्वारा 1937 में उन्होंने प्रोजेक्ट मेथड दिया था महात्मा गांधी ने, उसके अंदर उन्होंने बुनियादी शिक्षा के बारे में चर्चा की थी 1937 में। दूसरा, फिर तीसरा पॉइंट याद रखना है कि सामाजिक विज्ञान, उसमें आपको इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र, इन तीनों को बच्चों को पढ़ाना है। और चौथा जो है ये कि सामाजिक अध्ययन का सबसे पहले उपयोग किसमें हुआ, बुनियादी शिक्षा के अंदर हुआ। तो पहला प्रश्न है, इसके 4 चीज़ें हैं, 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, इसका पहला उत्तर सही है, ये जाकिर हुसैन के द्वारा दिया हुआ नहीं है, इसका असत्य कथन हो गया पहला। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है, यानी मेन जो इन्वायरमेंटल जो है उस स्टडी का बच्चों को ज्ञान हो, इसके लिए कौन सी विधि काम में लें। अब देखो पर्यावरण विधि जो है ना, या कहते हैं वातावरण का ज्ञान कराने के लिए विधि है, उसके लिए बच्चों को बाहर वातावरण में लेके जाना पड़ेगा, बच्चों को डायरेक्ट क्या वातावरण के संपर्क में रखें। इसके लिए देखो 4 ऑप्शन हैं, इन चारों में कौन कौन सा हो सकता है। देखो पहला प्रयोगशाला, प्रयोगशाला में क्या है, बाहर वातावरण के साथ कोई संपर्क नहीं होता, बच्चे लैब के अंदर क्या प्रयोग करते हैं, ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा चर्चा विधि, चर्चा बच्चे करेंगे तो 15-10 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, किसी क्लास में कर रहे हैं, किसी कमरे में कर रहे हैं, तो इसका बाहर यानी खुले वातावरण के साथ इसका कोई वैसे औचित्य नहीं है, तो चर्चा विधि भी इसका सही ऑप्शन नहीं है। तीसरा अवलोकन विधि, अवलोकन मतलब देख के, और देख के कहाँ करोगे आप, कहाँ देखोगे, बाहर वातावरण के साथ देखोगे, तो अवलोकन विधि सही आ रहा है। इसके बाद अन्वेषण विधि, अन्वेषण मतलब खोज विधि, इस खोज विधि में बच्चे के एक विशेष भाग की खोज करते हैं, एक विशेष पर्टिकुलर वातावरण के अंदर, तो यहाँ पर पूरे वातावरण का उपयोग नहीं हुआ। तो इसके अंदर सबसे मेन जो इसका सही उत्तर वो कौन सा हो जाएगा, अवलोकन विधि, यानी बच्चे जो है ऑब्जर्व करके सीखें, और ऑब्जर्व करने के लिए उसको बाहर वातावरण में खुला छोड़ दिया जाए। तो इसके अंदर पर्यटन विधि वगैरह आती है ना, या फिर बाहर भ्रमण विधि जो आती है वो किसके अंदर आती है, वातावरण विधि के अंदर ही आती है। तो इसके अंदर किसका मेन यूज होता है बच्चों को सीखने के लिए, अवलोकन विधि का यूज करते हैं पर्यावरण विधि के अंदर पढ़ने के लिए। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो गया, इसका थर्ड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कि एक शिक्षक द्वारा संवाद में बालक को अधिक सुना जाता है, यानी कोई
टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को और उस पढ़ाने के दौरान जो बातचीत हो रही है उन बातचीत में बच्चे को अधिक महत्व दिया जा रहा है टीचर्स के द्वारा, ये कहा गया है, तथा कम बोला जाता है, यानी टीचर कम बोल रहा है, यह संवाद होगा। यानी एक शिक्षक द्वारा संवाद में बालक को अधिक सुना जा रहा है, बालक को अधिक सुन रहे हैं, टीचर कम बोल रहे हैं, मतलब बालक का पार्टिसिपेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब कौन सी विधि होगी, ये बाल केंद्रित होगी। इसका अर्थ हो गया कि यह संवाद होगा, तो कौन सा हो गया, ये बाल केंद्रित हो गया। तो इसका सही उत्तर पहले आ गया बाल केंद्रित। बाल सुलभ, बालकों के लिए सुलभ है, ये भी ठीक ठाक सही है। बालकों के लिए उपयोगी भी है, शिक्षक केंद्रित नहीं है ये। इसका मतलब हमें 4 में से एक ऑप्शन सही, बिल्कुल सही छान रहे हैं। सही कौन सा होगा, वो बाल केंद्रित विधि बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तीसरे का हमारा उत्तर क्या है, बाल केंद्रित विधि। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया प्रमुख रूप से संबंधित है। यानी कक्ष के अंदर टीचर पढ़ा रहा है, कक्षा के अंदर बालकों के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है, उस दौरान उसमें सबसे यानी प्रमुख रूप से संबंधित क्रिया कौन सी, उसमें देखना है शिक्षक शिक्षार्थी से, ये भी ठीक है, शिक्षक भी है शिक्षार्थी है, उन दोनों से भी संबंध है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में टीचर्स बोल रहा है, विद्यार्थी क्या उस क्रिया को सुन रहे हैं या समझ रहे हैं या लर्निंग कर रहे हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इनका दोनों प्रक्रिया में योगदान है। पाठ्यक्रम से, ये भी ठीक है, अगर पाठ्यक्रम जो उद्देश्यों के निर्धारण के लिए पाठ्यक्रम जरूरी है और यानी उद्देश्यों के अनुसार ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, तो पाठ्यक्रम भी क्या हमारी कक्षा कक्ष प्रक्रिया का एक भाग है, तो ये भी सही है। 1 और 2 दोनों से ठीक हो गया। मानवीय मूल्यों से, तो कक्षा कक्ष में मानवीय मूल्यों का कोई ऐसा योगदान नहीं है, यानी नैतिक, बच्चों में नैतिकता का विकास जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन के द्वारा होता है। कक्षा कक्ष प्रक्रिया में टीचर के द्वारा समझाया जाए, बच्चे के द्वारा उस क्रिया को सीखा जाए, टीचर अपनी शिक्षण विधियों का उपयोग करते हुए पाठ्यक्रम को बच्चों के पास पहुंचाए, बच्चे उस क्रिया को एब्जॉर्ब करें यानी उसको ग्रहण करें। इस क्रिया में शिक्षार्थी भी आएगा, शिक्षक भी आएगा और पाठ्यक्रम, तीनों चीज़ें आएगी। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, उत्तर नंबर क्या हो गया इसका, 2। 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर हो गया ये। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, उद्देश्यों के अनुसार ही फिर खालिस्तान की व्यवस्था की जाती है। अभी मैंने चर्चा की थी कि उद्देश्यों के अनुसार ही किसका निर्माण किया जाता है, यानी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक साधन हमारे लिए क्या है, वो पाठ्यक्रम। तो बच्चों के लिए या बच्चों में किन किन उद्देश्यों की हमें पूर्ति करनी है या बच्चों के अंदर कौन कौन से उद्देश्यों को हमें डेवलप करना है, उन क्रियाओं के लिए हमें किसका निर्माण करना है कि मूलभूत पाठ्यक्रम का निर्माण करना है। तो यहाँ पर की व्यवस्था की जाती है, तो इसमें क्या आएगा, पाठ्यक्रम आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम। शिक्षण प्रणाली, ये उद्देश्य में नहीं आता, पाठ्यक्रम को प्रस्तुत करने की प्रणाली है ये भी इसके अंदर नहीं आता। परीक्षा प्रणाली, ये पाठ्यक्रम बच्चा सीख जाए, लर्निंग कर ले, उसके बाद लर्निंग करने के बाद परीक्षा प्रणाली मतलब एग्जाम लेके उस कितना सीखा उसका क्या है मूल्यांकन करे, वो परीक्षा प्रणाली में आता है। कोई नहीं, ये भी गलत है। तो इसका मतलब सही उत्तर कौन सा, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद क्या है, छठा क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। यानी उपचारात्मक शिक्षण में का आधार निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है, यानी उपचारात्मक शिक्षण बच्चों में करें, यानी बच्चों के अंदर जो भी कमियां हैं या बच्चों के अंदर कुछ भी जो भी आपको कमियां दिखाई दे रही है या कहते हैं बच्चों के अंदर जो भी आपको कुछ चीज़ें ऐसी जो है बच्चों के अंदर हमें विकसित करने की आवश्यकता है, उन चीज़ों को बच्चों में ढूंढकर, उन कमियों को ढूंढकर और उनका शिक्षक के द्वारा उपचार किया जाए। और ये जिस क्षेत्र के अंदर आता है उसको बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए टीचर जो है ना, बच्चों को क्या है होमवर्क देकर भी, होमवर्क करके लेकर उसके अंदर त्रुटि निकालें, यानी कुछ भाषा संबंधी त्रुटि है या श्रुति लेखन संबंधी त्रुटि है या बच्चों बोलने संबंधी त्रुटि है या बच्चों में याद करने संबंधी त्रुटि है, तो होमवर्क दिया जाता है, उसको याद करने के बाद उसे सुना जाए। उसमें भी उपचारात्मक शिक्षण के लिए सहायक है, यानी बच्चों के अंदर कौन कौन से कमियां उनको ढूंढने के लिए सहायक है। तो इसका मतलब सर्वदर्शी साधनों का इनका उपयोग कर सकते हैं हम, ये सही है। यानी उपचारात्मक शिक्षण में सर्वदर्शी साधनों का यूज करके हम बच्चों के अंदर कमियों का पता लगा सकते हैं। शिक्षण विधियों, इनका उपयोग कर सकते हैं। अभ्यास कार्य बच्चों के अंदर दें, इनका भी हो सकता है। इसका मतलब तीनों इसके अंदर आएंगे। उपचारात्मक शिक्षण में इन तीनों का ही हम सहारा लेते हैं बच्चों के लिए। तो इसका मतलब इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, 4 नंबर हो गया, ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी टीचिंग एड यानी शिक्षण सहायक सामग्री जो है
वो सबसे प्रभावी कौन सी है, बच्चों को अच्छी तरह से वो चीज़ समझ में आ जाए। इसके लिए हम एक बात चर्चा करते हैं, वो हम बार बार बोलते हैं कि बच्चों के लिए शिक्षण व्यवस्था इस प्रकार से कौन सी हो, लर्निंग बाय डूइंग, खुद करें और सीखें, बच्चों के द्वारा खुद किया जाए और फिर सीखा जाए, वो ज्ञान अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। तो इन क्रियाओं के लिए हमें क्या है, बच्चे खुला छोड़ दिया जाए और खुद करें। जैसे प्रोजेक्ट मेथड मानते हैं कि हम प्रोजेक्ट मेथड है, वो क्या है, यानी सबसे महत्वपूर्ण विधि है या सबसे कहते इंपॉर्टेंट विधि है या कहते सबसे कारगर विधि है बच्चों के लिए लर्निंग के लिए। तो वहाँ प्रशिक्षण विधियों के अंदर प्रोजेक्ट मेथड पढ़ते हो आप। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर बच्चों को एक निश्चित प्रोजेक्ट देकर उस पर कार्य करवाया जाता है, बच्चे खुद कार्य करते हैं, खुद खोजते हैं उसमें और उस प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो अंदर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद करें, वो प्रणाली है, वो टीचिंग एड सबसे क्या होगा, सर्वाधिक प्रभावशाली होगी। इसमें देखो चार्ट यानी बच्चे चार्ट बनाएं, ठीक है, या चार्ट बच्चों को दिखाएं, तो मतलब बच्चों को चार्ट सामने प्रस्तुत करें। ये फील्ड ट्रिप, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यानी कोई एजुकेशनल फील्ड ट्रिप कर दें। जैसे झुंझुनू के अंदर हम अधिकतर बच्चों को कहाँ लेके जाते हैं, सीरी में, क्योंकि सीरी के अंदर बच्चों को म्यूजियम दिखा दें। म्यूजियम के अंदर क्या विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें जो उनको क्या है मॉडल के रूप में पेश किया गया है, बच्चे मॉडल देखें उन चीज़ों को बनाने के, उनके अंदर एक क्या है क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, बच्चों में एक ललक उत्पन्न हो कुछ कार्य करने के लिए, हम भी कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब एक एजुकेशनल टूर जो है या फील्ड कहते हैं फील्ड ट्रिप, एक फील्ड के अंदर बच्चों को एक ट्रिप कराई जाए या उनको भ्रमण करवाया जाए, ये सबसे मेन है। तो यानी यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे खुद सीखेंगे सब कुछ। कलर्ड चौक का यूज करें टीचर, फिल्म स्ट्रिप इसका यूज करके बच्चों को दिखाएं। तो इनमें फिल्म स्ट्रिप में टीचर दिखा रहा है, बच्चे देख रहे हैं बस। कलर्ड चौक है, टीचर जैसे मैं अभी काम ले रहा हूँ लाल जैसे रेड कलर का ये पेंसिल काम में ले रहा हूँ, कलर अलग, तो थोड़ा सा प्रभावित रहता ही है, लेकिन इतना नहीं है। चार्ट भी है, प्रभावी है, लेकिन इतना नहीं जितना कौन है सबसे प्रभावी, पूछा इन चारों में से है प्रभावी चारों ही, लेकिन सबसे कौन सा है इनमें, फील्ड ट्रिप सबसे क्या है प्रभावी टीचिंग एड है इसमें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और ये बहुत ही मोस्ट मैं कहता हूँ आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और ये मैंने आपको टीचिंग मेथड में बहुत ढंग से करवाया इसलिए, और एग्जाम में इसमें बहुत सारे हर तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 8-10 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं एडगर डेल के अनुभव शंकु में से, एक्सपीरियंस कॉन्स में से, और मैंने हर टाइप से आपको इसमें क्वेश्चन करवाए मेथड के अंदर जब करवाया था। अब देखो डेल के शंकु में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर सहायक सामग्री की प्रभावशीलता। अब देखो एडगर डेल का शंकु जो उसमें ऊपर से नीचे चलोगे ना, तो ऊपर से नीचे चलने पर उसके एडगर डेल का जो प्रभाव शंकु है उस शंकु में यानी उसकी प्रभावशीलता घटती है कि बढ़ती है। अब देखो इसमें मैं आपके सामने देखो दिखा रहा हूँ, ये एडगर डेल का है ना अनुभव शंकु है। इसमें देखो ये पार्ट को ऊपर से नीचे चलने पर चौड़ा हो रहा है, जैसे ये इस तरह से चौड़ा हो गया है ना। चौड़ा होने के बाद देखो यहाँ तो कम है और यहाँ पर क्या ज़्यादा है। उसमें मैंने आपको लिखवाया भी था, ऊपर वाली चीज़ें है ना ये वर्बली है, ये कम प्रभावी है। नीचे आते आते क्या है ये लर्निंग बाय डूइंग या अनुभव वाली चीज़ें आ गई लास्ट में आता है, देखो है ना, स्टिमुलेट मॉडल इन रियल एक्सपीरियंस लिखा ना, ये रियल एक्सपीरियंस क्या है सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। नीचे वाली चीज़ें अधिक प्रभावी, ऊपर वाले क्या है कम प्रभावी है। ऊपर देखा ना रीड पढ़ना, हेयर सुनना है ना, रिटर्न लिखना यानी वीडियो देखना, इस तरह से ये चीज़ें ये कम प्रभावी है। नीचे चलोगे ना तो रियल एक्सपीरियंस बच्चों उस चीज़ को वास्तविक रूप से देखे, तो वो क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे चलोगे तो इसकी प्रभावशीलता क्या होती है बढ़ती जाती है। तो ऊपर से नीचे चलने पर क्या इसकी प्रभावशीलता क्या होगी इंक्रीज होगी, ऊपर से नीचे चलोगे तो इस क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है। और ऐसे देख सकते हो, देखो ये भी देख सकते हो एडगर डेल का, ऊपर देखो लेक्चर है, फिर रीडिंग है ना, ऑडियो विजुअल देखें सुन दोनों काम करें, डेमोस्ट्रेशन हो जाए, डिस्कशन हो जाए। फिर आगे देखो प्रैक्टिस डूइंग, ये देखो प्रैक्टिस डूइंग, फिर देखो टीच अदर, फिर दूसरों को पढ़ाना शुरू हो जाए, उसको बहुत ज़्यादा अनुभव हो गया। तो ये मतलब ये चीज़ें है ना ये रियल यानी एक्सपीरियंस वो सबसे अधिक प्रभावी होता है। इसलिए एडगर डेल के अनुभव शंकु में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ चलोगे ना उस दौरान प्रभावशीलता उसकी बढ़ती है। तो इसमें क्या लिखा है प्रभावशीलता बढ़ती जाती है, ये सही है, ये क्या है सही है। दूसरा घटती है, ये गलत है। बढ़ती है घटती जाती है दोनों चीज़ें नहीं होती, एक समान रहती है, ये भी गलत है। तो सही उत्तर का कौन सा होगा इसका बढ़ती जाती है। तो एडगर डेल के अनुभव शंकु में हम यानी अप टू डाउन चलें, ऊपर से नीचे चलोगे ना तब हमारे इसमें प्रभावशीलता क्या है बढ़ती चली जाती है। और इसके बारे में पूरा मैंने आपको नोट्स में लिखा है, आप नोट्स ले सकते हो। तो उन नोट्स में भी आप एडगर डेल के शंकु को आप पढ़ सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9, प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक की भूमिका होती है। टीचर जो है ना
प्रोजेक्ट मेथड। अब देखो प्रोजेक्ट मेथड में आपने पढ़ा है, एसएसटी के अंदर भी आपके मेथड के अंदर जो है ना प्रोजेक्ट मेथड मेन है, उसमें से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, और साइंस के अंदर भी है ये, लेवल फर्स्ट के अंदर भी आता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड में क्या है, टीचर क्या करता है, बच्चों को एक प्रोजेक्ट देगा, बच्चे क्या उस प्रोजेक्ट की एक कार्य रूपरेखा तैयार करेंगे, उस पर फिर काम करेंगे, काम करने के बाद उसका क्या है मूल्यांकन करेंगे, मूल्यांकन करने के बाद उसका फिर एक थीसिस के रूप में या एक मतलब फाइल के रूप में टीचर को सबमिट करवाएंगे। तो मतलब वो एक प्रोजेक्ट यानी उस एक निश्चित विषय पर विद्यार्थी का कार्य करते हैं, खुद कार्य करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग मैंने कहा था अभी। तो यानी इसमें टीचर जो आता ना, अध्यापक, वो कुछ नहीं करता, सारा काम कौन करते हैं, बच्चे करते हैं। अध्यापक केवल क्या है, उनका सिर्फ मार्गदर्शन करता है। मेन याद रखना, और मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड में लिखाया था कि टीचर इस यानी शिक्षण विधि में एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। तो मैंने हर चीज़ आपको मेथड में लिखवाई है। देखो अब इसमें देखो क्वेश्चन में क्या देखा है, सहायक एवं मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सही है बिल्कुल। अनुशासन स्थापना करने की ये नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड में विद्यार्थियों में ऑटोमेटिक अपने आप ही क्या है, और मैंने प्रोजेक्ट मेथड एक गुण में लिखा है, विद्यार्थियों में स्वतः ही अनुशासन की भावना या अनुशासन स्थापित हो जाता है। मैंने लिखा है आपको। नियंत्रण यानी प्रोजेक्ट मेथड में बच्चों का अपने आप नियंत्रण रहता है। ये भी योजना के नेता के रूप में यानी एक लीडर होता है ग्रुप का, वो एक लीडरशिप के रूप में काम करता है। तो लेकिन यहाँ अध्यापक जो है ना, वो लीडर के रूप में काम नहीं करता। तो अध्यापक किस रूप में काम करता है, केवल सहायक व मार्गदर्शक की भूमिका कौन निभाता है, प्रोजेक्ट विधि में अध्यापक निभाता है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट इसका बिल्कुल क्या एग्जैक्ट बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, प्रस्तावना का मूल आधार क्या है। मूल आधार क्या है प्रस्तावना, आप देखो याद करो। अब आप कभी जब आपने माइक्रो और मैक्रो टीचिंग की है, जब आपने बीएड में थे, और जब आपने लेसन प्लान किए और बच्चों के सामने आपने जब डेमोन्स्ट्रेशन दिया या लेसन आपने बच्चों के सामने आपने लेसन पढ़ाया बच्चों को, तो आपने यानी मैक्रो लेसन बोलते हैं ना, माइक्रो तो माइक्रो टीचिंग में टीचर्स के सामने आपने की, मैक्रो आप बच्चों के सामने आप एज ए टीचर आप पढ़ा रहे हो, तब आपने लेसन तैयार किया। और लेसन तैयार किया ना, तब आपको बार बार ये बोलते थे कि सबसे पहले लेसन में प्रस्तावना आती है। प्रस्तावना में आप है ना बच्चों को पहले उस बिंदु से जोड़ने के लिए, जो आप पढ़ा रहे हो उस बिंदु से बच्चों को ले यानी जोड़ने के लिए, या उस बिंदु तक बच्चों को लेके आने के लिए, कि बच्चों को बताएं कि हम ये पढ़ाएंगे आज, तो वहाँ तक लेके आने के लिए हम उन बच्चों को पहले क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। जैसे मान लो आप साइंस में पढ़ते हो कोशिका, साइंस में ना जैसे आप कहते हो कि मैं आज कोशिका पढ़ा रहा हूँ या कोशिका पढ़ रहा हूँ, है ना, या कह दे बच्चों को टीचर जो कोशिका पढ़ा रहा है, तो टीचर क्या करेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा, अनाउंस नहीं करेगा टॉपिक का कि मैं आज आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा। बच्चों को पहले कोशिका के बारे में भूमिका बांधेगा, क्वेश्चन पूछेगा, बताओ हमारा शरीर किन का बना हुआ है, हमारा शरीर की सब छोटी चीज़ क्या है, करते करते बच्चों को ऐसा ले जाएगा कि हमारी कोशिका सबसे छोटी। लास्ट में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बच्चों को कुछ आएगा नहीं उस क्वेश्चन में, फिर क्या करेगा, अध्यापक उस टॉपिक का अनाउंसमेंट करता है कि आज हम कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो प्रस्तावना वाला पॉइंट है, तो उसका वो क्या मूलाधार, प्रस्तावना का मूलधार क्या है, उसको पूर्व ज्ञान के आधार पे बच्चों को जोड़ना है। तो इसमें यहाँ पर क्या प्रस्तावना का मूलधार क्या है, पूर्व ज्ञान, लिखा ना पहला ऑप्शन। तो क्या है प्रस्तावना का मूल आधार क्या है, पूर्व ज्ञान। विशिष्ट उद्देश्य ये नहीं है, समस्यात्मक प्रश्न ये भी नहीं है, अधिगम सामग्री ये भी नहीं है। मेन क्या है, पूर्व ज्ञान पर आधारित बच्चों को क्वेश्चन करना, प्रस्तावना का मूल आधार यानी बच्चों को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 11 में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पाठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है। यानी जब पाठ योजना बनाते हैं ना, उस क्रिया में कौन सा कर्म सही है। देखो पाठ योजना में क्या करते हैं हम, अभी जैसे आपने लेसन बनाया, लेसन बनाने के अंदर क्या कौन कौन सी आप स्टेप फॉलो करते हो। स्टेप के अंदर सबसे पहले आप करते हो प्रस्तावना बनाते हो। प्रस्तावना के बाद क्या करते हो आप, उस प्रस्तावना के बाद बच्चों को टॉपिक अनाउंस करने के बाद आप क्या है, बच्चों के सामने एक प्रस्तुतिकरण करते हो, जो आप पढ़ा रहे हो उस चीज़ को बच्चों के सामने पढ़ाते हो, प्रस्तुतिकरण डेमोन्स्ट्रेशन देते हो, आप बच्चों को समझाते हो उस चीज़ को। साथ में फिर क्या करते हो आप, श्याम पट पे काम करते हो, गृह कार्य करोगे बोर्ड के ऊपर आप। इसका मतलब प्रस्तावना, उसके बाद क्या आएगा प्रस्तुतिकरण, उसके बाद क्या आएगा फिर श्याम पट पर कार्य। तो यानी प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, फिर श्याम पट पर कार्य, उसके बाद यानी पूरा चैप्टर पूरा होने के बाद श्याम पट पर सब काम हो गया, पूरा बच्चों को पढ़ा दिया। उसके बाद उस चैप्टर की एक बार बच्चों को वापस पुनरावृत्ति कर दे, ताकि बच्चों को यानी उस पूरी चीज़ को बाइंड अप करना, जो आपने पढ़ाया उसको बाइंड अप करके बच्चों के सामने एक बार दोबारा उसको शॉर्ट में प्रस्तुत करना, तो वो होती है पुनरावृत्ति करना। तो पुनरावृत्ति होता है। उसके बाद बच्चों को गृह कार्य देते हैं यानी होमवर्क। इसका मतलब सही, इसका ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन इसका सही है। पहले प्रस्तावना,
फिर प्रस्तुतिकरण, फिर श्यामपट्ट पर साथ में कार्य होता है। श्यामपट्ट पर कार्य के बाद इसकी पुनरावृत्ति रिवीजन करवाते हैं, उसके बाद क्या इसका गृह कार्य या होमवर्क देते हैं। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारत में प्रायोजना कार्य की झलक सर्वप्रथम दिखती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और फिर से मैंने आपको बुनियादी शिक्षा वाले में बताया था मैंने आपको कि प्रायोजना कार्य की झलक 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा दी गई बुनियादी शिक्षा में आती है, जहां उसने प्रोजेक्ट में विधि या प्रोजेक्ट मेथड दिया था सबसे पहले 1937 में महात्मा गांधी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, इसका पहला उत्तर सही है। महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा में इसका क्या है, प्रायोजना की पहले झलक मिलती है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या देखो, ब्लूप्रिंट को कहते हैं। ब्लूप्रिंट, अब देखो ब्लूप्रिंट जो होता है ना, वो क्वेश्चन पेपर बनाने के अंदर काम में लेते हैं। आप देखो कभी जब आप जैसे कोई क्वेश्चन पेपर बनाओगे, आप देखते हो कई बार टेस्ट सीरीज वगैरह आती है, ये कहते हैं कि जैसे आप बीएससी या बीए जब आपने किया तो आपने 1 वीक सीरीज पढ़ी है ना, या फिर आप जैसे कोई भी मॉडल पेपर लेके आते हो और लेकर उसके आगे क्या है, सबसे पहले ना उस सब्जेक्ट के क्वेश्चनों का ब्लूप्रिंट होता है। ये ब्लूप्रिंट का मतलब कि किस चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे, मतलब आधा नंबर का क्वेश्चन कौन सा आएगा, 1 नंबर के क्वेश्चन कितना आएंगे, 4 नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, तो यानी कौन सा क्वेश्चन यानी अति लघुत्तरात्मक है, बिल्कुल शॉर्ट, फिर शॉर्ट यानी लघुत्तरात्मक वाला आ गया, उसके बाद थोड़ा बड़ा निम्नात्मक क्वेश्चन आ गया। तो अलग अलग क्वेश्चनों के टाइप उनको डिवाइड करके उनका वेटेज अलग अलग वेटेज होता है, समस्या मूलक क्वेश्चन कितने होंगे, इजी कितने होंगे बच्चों के औसत के हिसाब से, उन सबको एक क्या है पेपर को तैयार करने के लिए उनका एक क्या है बिल्कुल सही यूँ कहते हैं एक प्लान बनाया होता है। पेपर बनाने के लिए प्लान बनाते हैं, वो प्लान है ना उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। और अब देखो पेपर का नाम आते हैं सबसे पहले करेंगे प्रश्न पत्र। नहीं, प्रश्न पत्र नहीं होता, प्रश्न पत्र बनाने का ये मेन आधार होता है। ये क्या होता है, ये क्वेश्चन पेपर बनाने का आधार, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट, उसको बोलते हैं आधार पत्रक। क्या कहते हैं इसको, आधार पत्रक। देखो मूल्यांकन प्रपत्र भी दे रखा है, अधिकतर क्वेश्चन में कंफ्यूज कहाँ आते हैं, मूल्यांकन प्रपत्र अधिगम प्रपत्र इनमें हो जाते हैं कंफ्यूज, लेकिन मेन ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं, आधार प्रपत्र को क्या बोलते हैं, पत्र को क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, मतलब मूल्यांकन जो है ना बच्चों का मूल्यांकन व्यापक मतलब बड़ा कब हो, मतलब बच्चे ने क्या सीखा उसका मूल्यांकन कब हो, तो बच्चे के हर पक्ष का मूल्यांकन किया जाए, यानी उसका शारीरिक रूप से उसमें क्या वृद्धि हुई, मानसिक रूप से उसमें क्या वृद्धि हुई, इमोशनल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इट्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, इन सब को मिला के बच्चों का एवेल्युएशन करें यानी मूल्यांकन करें, उसको बोलते हैं समग्र या कहते हैं व्यापक मूल्यांकन बोलते हैं। तो इसका मतलब व्यापक मूल्यांकन किसको बोलेंगे कि इसमें छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, सभी पक्षों का मूल्यांकन, वो सबसे व्यापक मूल्यांकन कहा जाएगा। तो सभी उद्देश्यों को मूल्यांकित किया जाए, उद्देश्य नहीं है, ये गलत है। पाठ्यक्रम की प्रत्येक विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाए, नहीं। सभी अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन किया जाए तो होता ही है, लेकिन मूल्यांकन के बारे में पूछा है तो मूल्यांकन कौन सा अच्छा होगा जिसमें बच्चे के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, वही मूल्यांकन सबसे क्या है यानी सबसे व्यापक और सबसे अच्छा मूल्यांकन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यानी निम्न का सही मिलान कीजिए। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिलान करना आपको। अब देखो, अब आगे इसके बाद एक क्वेश्चन भी आएगा, ये बीएस ब्लूम है ना, इनसे मूल्यांकन के 3 आयाम बताए हैं, 3 आयाम मूल्यांकन के बीएस ब्लूम के द्वारा बताए गए। इसका मतलब मूल्यांकन के आयाम किसके द्वारा दिए गए, बीएस ब्लूम के द्वारा। उसके बाद देखो यानी अलग अलग अधिगम के स्तर है 3, एक तो स्मृति स्तर मतलब मेंटल लेवल पर बच्चे ने इसका स्तर क्या है वो देखना है, बोध स्तर यानी उसमें क्या अंडरस्टैंडिंग हुई इसका स्तर देखना है, चिंतन स्तर थिंकिंग लेवल क्या है, अलग अलग 3 लेवल है यानी अधिगम के, और उन तीनों लेवलों को अलग अलग 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। अब देखो हर्बर्ट इसने सबसे पहले दिया स्मृति स्तर को दिया, तो इसका मतलब हर्बर्ट का बी आ जाएगा। मॉरिसन का कौन सा है, बोध स्तर है, और हंट का कौन सा है, चिंतन स्तर है। ये इसका मतलब एक पहले का ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है, चौथे का डी है। सही उत्तर कौन सा हो गया इसका, 3 नंबर ए बी सी डी। और ये चारों याद रखना, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। बीएस ब्लूम एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ लें, मूल्यांकन के आयाम देने वाला वैज्ञानिक बीएस ब्लूम, या अधिगम का स्मृति स्तर किसके द्वारा दिया गया, हर्बर्ट के द्वारा।
या बोध स्तर किसके द्वारा दिया गया, मॉरिसन के द्वारा। या चिंतन स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा दिया गया, हंट के द्वारा चिंतन स्तर दिया गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन के आयाम। अभी मैंने कहा था, अभी मैंने BS ब्लूम का कहा था मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान। अब देखो मूल्यांकन के आयाम 3 कौन कौन से हैं। अब देखो इसको याद रखना आपको, शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना एक तो सबसे मेन, दूसरा अधिगम के अनुभव प्रदान करना, ये भी ठीक है, तीसरा व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। यानी मेन ये मूल्यांकन के 3 आयाम, 3 क्षेत्र है ये, कि शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना होता है मूल्यांकन में, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। ये 3 है यानी मूल्यांकन के आयाम है। और किसने दिए ये उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए, किसके द्वारा, अभी कहा था मैंने, किसके द्वारा, BS ब्लूम के द्वारा मूल्यांकन के तीनों आयामों को प्रस्तुत किया गया। तो ये आपको 16 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, इसका 1 होगा, BS ब्लूम हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, प्रायोजना विधि का सोपान नहीं है। यानी प्रायोजना विधि के 6 यानी स्टेप है। याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, प्रोजेक्ट विधि के कितने सोपान कितने हैं, 6 याद रखो, मैंने लिखा है आपको अलग अलग उसमें नोट्स में। अब देखो, परिस्थिति उत्पन्न करना तथा कार्य का चुनाव करना, सही है, ये है प्रायोजन विधि का सोपान है। कार्यक्रम बनाना, उसका क्रियान्वयन करना, ये भी सही है। कार्य का मूल्यांकन करना, ये भी ठीक है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये गलत है। छोटे छोटे पदों का सिद्धांत होता है कौन सा, यानी एक तो लीनियर और एक होता है साकित, और कौन सा होता है, अभिकर्मित अनुदेशन, यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग, है ना, काउडर वाला दिया हुआ। प्रोग्राम्ड लर्निंग जो है ना, प्रोग्राम्ड लर्निंग के अंदर मेन है रेखी और साकित। वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत। तो जहाँ पर ये नाम आ जाए ना, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत किसके अंदर होता है, ये होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग, यानी अभिकर्मित अनुदेशन के अंदर छोटे छोटे पदों का सिद्धांत काम करता है। छोटे छोटे स्टेप, फ्रेम, मैंने बताया था आपको, फ्रेम के रूप में बच्चों के सामने शिक्षण सामग्री को फ्रेम के रूप में प्रस्तुत करना, उससे याद कराएं, फिर तुरंत उसका टेस्ट लें। यानी एक मैकेनिकल बेस या कह दे कि मशीनी आधारित शिक्षण व्यवस्था, बताया था मैंने आपको। रेखीय में डायरेक्ट सीधा चलें, साकित में उपचारात्मक शिक्षण साथ जुड़ जाएं, पूरा समझाया था मैंने आपको, नोट्स में देखना आप। तो यहाँ पर प्रायोजना विधि का सोपान कौन सा नहीं है, छोटे छोटे पदों का सिद्धांत, ये प्रायोजना विधि का सोपान नहीं है। इसके बाद देखो 18 क्वेश्चन, एक शिक्षक द्वारा संवाद में बालक को अधिक सुना जाता है। ये क्वेश्चन पीछे भी आ गया, ये कौन सा इसका, बाल केंद्रित। तो ये आज हमने 17-18 क्वेश्चन किए, और एग्जाम के दृष्टिकोण से देखो 17-18 क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन में 3-4 पॉइंट आपको बताए मैंने, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा आपके सामने और भी मैं मेथड के अलग, अब आगे वाले वीडियो के अंदर है ना, मेथड के मैं आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा साथ साथ में। और इसके अलावा साथ में आपको 5-10 मिनट का एक वीडियो और भी डालूंगा, जिसके अंदर क्या है, आपको रिट के अंदर कौन सी स्ट्रेटेजी किस प्रकार से आपको काम में लेनी है, किस प्रकार से कौन सी चीज़ें कैसे याद करनी है, कौन कौन सा मैटर को, यानी कौन कौन सा जितना भी आपके कंटेंट है, उन कंटेंट में कौन सा कंटेंट उसका ज़्यादा यूज़ करना, आपको ज़्यादा उस पर ध्यान देना है, किस प्रकार देना है, ज़्यादा कचरा नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से फिल्टर करके पढ़ना है, उन सब पर हम बात करेंगे अगले एक वीडियो के अंदर, जिसमें हम लिखेंगे रिट के लिए स्ट्रेटेजी किस प्रकार से काम में ली जाए। तो अगला वीडियो है, उसका इंतज़ार कीजिए। और आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार।